नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से जंगमबाड़ी मठ पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित श्री जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी का पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने मठ में दीप प्रज्वलित करते हुए आयोजन की शुरुआत करी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ प्रशासन की ओर से प्रसाद और धार्मिक वस्तुएं भेंट की गई हैं। सीएम योगी ने जंगमबाड़ी मठ में संतों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भारत में अलग अलग पंथ और समुदाय हैं, परंतु ये विभाजन के लिए नहीं, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम। सीएम योगी ने आगे कहा कि हम सभी को सदैव धर्म के मार्ग पर चलकर उसका अनुसरण करना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सब ये सच है धर्म के अनुयायी हैं और उससे भी बढ़कर के भारत के अनुयायी हैं। हम सबका एक ही संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोक कल्याण के इस बृहद अभियान के साथ लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र है। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्राप्त हो रहा है और यही कारण है कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश पारित किया है कि अब अनुदानित गैर अनुदानित मदरसों में प्रातः पहले राष्ट्रगान होगा, फिर पढ़ाई शुरू होगी। हालांकि मदरसों में ऐसा पहली बार होगा जब मदरसों में राष्ट्रगान गाया जा रहा है। ऐसे में जब हमने भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि हमने ये आदेश जारी कर दिया है, अब सभी मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा। ये नियम लागू हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि आम मुसलमान इस फैसले से खुश हैं, किसी को इससे आपत्ति नहीं है। विरोध करने वालों की तादाद सीमित है। उत्तर प्रदेश में इस समय मंदिर, मस्जिद और मदरसा को लेकर सियासत चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद हैं। इनसे ही खास बातचीत करते हैं। दानिश जी, मदरसों में आपने राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है, लेकिन सियासत भी इस पे गरमाती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मदरसे के जो बच्चे हैं उनको शक की निगाहों से देखा जा रहा है, इसलिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। देखिए, हम अपने मदरसे के बच्चों का, अपने अल्पसंख्यक छात्रों का पूरा विकास चाहते हैं और उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमने जो वादा किया था कि हम सबका विकास करेंगे, ये उसी वादे को हम ग्राउंड लेवल पे ले जा रहे हैं। आज आप देखिए, हमारी सरकार है जहाँ पे मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर रहा है। जहाँ वो दीनी तालीम हासिल कर रहा है तो वो साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर भी पढ़ रहा है और समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है, उसको अच्छी नौकरी मिल रही है, उसकी प्रगति हो रही है। और ये कदम उसी की तरफ बढ़ाया गया कदम है। जो हमारे मदरसे के बच्चों में, हमारे मुस्लिम बच्चों में जो देशभक्ति के भाव है, उस भाव को और बढ़ाने के लिए हमने ये फैसला दिया है और इसका हर जगह से, आम जनमानस से इसका स्वागत हो रहा है। तो हम निश्चित तौर पे हम ये पूरी खुशी से कह सकते हैं कि हमारे द्वारा उठाए गए कदम आम जनमानस का इसका पूरा सहयोग मिल रहा है। दानिश जी, सवाल तो यही है ना कि इसके खिलाफ जो है विरोध के स्वर जो है बढ़ते जा रहे हैं। हैदराबाद से भी आवाजें गूंज रही हैं। इसको आखिर कंट्रोल कैसे, क्योंकि जानते हैं कि लोग जो हैं वो जल्दी बह जाते हैं भावनाओं में और अफवाहों के भी शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। देखिए, आज की जनता है, ये आज का उत्तर प्रदेश है, ये आज का देश है। अब यहाँ इस तरह की कोई भी भड़काऊ बात नहीं चलेगी और इस बात का स्पष्ट उदाहरण है 2022 का चुनाव। आप देखिए, 2022 का चुनाव हम विकास के एजेंडे पे लड़े, जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला और जनता ने पुनः उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा करने का मौका हमें दिया और हम लगातार जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये विरोध का स्वर जो आप बात कर रही हैं, वो एक सीमित जगह से आता है, वो विपक्षी दल द्वारा आता है। इसका कहीं ग्राउंड लेवल पे इसकी कोई सच्चाई नहीं है। आम जनमानस आज हमारे फैसलों से खुश है, हमारी नीतियों से खुश है, हमारी विकासकारी योजनाओं से खुश है और जो आशीर्वाद और जो प्यार हमें दे रहा है, इस आशीर्वाद और प्यार को हम काम करके चुका रहे हैं।
ये थे भाजपा सरकार में मंत्री दानिश आजाद। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी कोर्ट में मामले हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हाँ ठीक है, जो भी कोर्ट निर्णय लेता है हम उसको सहजता के साथ स्वीकार करेंगे। और जहां तक राष्ट्रगान का मुद्दा, तो ये तो हमारे देश का हिस्सा है और सभी स्कूलों और सभी मदरसों में होता है, उस पर कोई आपत्ति किसी को भी नहीं दर्ज करानी चाहिए। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म से ऊपर राष्ट्र होता है और अगर राष्ट्रगान मदरसों में हो रहा है तो विद्यापीठों में भी उसी तरीके से होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के जिला अस्पताल में अब अव्यवस्थाओं का होना आम बात हो गई है। कभी रेबिस के इंजेक्शन नहीं होते तो कभी मरीजों के लिए दवा उपलब्ध नहीं होती। अब तो आलम ये हो चला है कि मरीजों को चूहे की काटी हुई ड्रॉप भी जिला चिकित्सालय के कर्मी मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में अस्पताल का निरीक्षण किया था, लेकिन व्यवस्था फिर पहले की तरह हो गई है। हद तो तब हो जाती है जब मरीज 15 दिन से चक्कर काट रहे हो और उन्हें भर्ती भी ना किया जा रहा हो। बाजार से दवाई भी लिखी है और यहाँ से भी थोड़ी सी दवाई यहाँ से भी दी है। पूरी दवाई यहाँ से नहीं मिली? पूरी दवाई नहीं है। अच्छा, अभी डिप्टी सीएम ने औचक यहाँ का निरीक्षण किया था, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था ठीक हुई है या फिर वैसी की वैसी है? वैसे ज़्यादा अंतर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है सारी दवाई यहीं से मिलनी चाहिए। क्योंकि बाहर जब मरीज जाएगा तो क्या गरीब आदमी पे पैसा हो तो बाहर फिर प्राइवेट में ना दिखा ले। इनको ये ब्लड की कमतास है और ब्लड इनको छड़ना है और ये भर्ती नहीं कर रहे हैं इनको 15 दिन से। क्यों भर्ती नहीं कर? अब इनसे पूछो ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? क्या बताया भाई मरीज को परेशानी, भर्ती तो करें, ब्लड का इंतजाम भी होता रहेगा। क्या बताया गया अस्पताल प्रशासन ने, क्या बताया? यही बताया, नहीं भर्ती कर रहे हैं हम। बीते दिनों सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में ताबड़तोड़ कई जगह निरीक्षण किए। उसमें से एक आगरा का जिला अस्पताल भी था और उस समय उनको सब कुछ ऑल इज वेल मिला। हम यहाँ पर जमीनी हकीकत देखने के लिए आए तो यहाँ पर हम जिला अस्पताल में हैं समय और हमें तमाम ऐसे रोगी मिले, उनके लोग मिले। उन्होंने साफ साफ कहा कि आगरा के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, दवाई नहीं मिली है, दवाई मिलती है तो एक्सपायरी भी मिली है। कोई अगर ड्रॉप आँख की शीशी है या कान का ड्रॉप है तो उसमें भी छेद है, चूहे खा गए हैं और कई लोगों को अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार आम जन को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसके आला अधिकारी उनकी व्यवस्थाओं को और उनकी प्रयासों को दूर दूसरे और को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी। वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम कल यानी कि शनिवार से उसका आगाज हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्रवाई एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी। इसको लेकर सभी पक्षों के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वाराणसी की अंजुमने इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक लगाने से इनकार करता नजर आया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि मैंने भी याचिका अभी नहीं देखी है, मामले को देखूंगा। वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। इस दौरान ताला खुलवाकर या तुड़वा करके भी सर्वे किया जाएगा। मस्जिद के तहखाने की भी सर्वे होने हैं और इस सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई पक्ष सहयोग ना भी करे तो भी सर्वे का काम नहीं रुकेगा। वादी प्रतिवादी वकील, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक भी इस सर्वे में मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अपनी पत्नी के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और इस दौरान उनका गोरखनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में स्वागत हुआ है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और उनकी धर्मपत्नी ने गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया, साथ ही भ्रमण भी किया। तो वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंदिर के विजिटर बुक में अपने विचार भी साझा किए। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर बिजनौर के दौरे पर लगातार कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर आज ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बिजनौर के कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को एक एक करके गिनाया है। इस दौरान उन्होंने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बदहाली के आंसू रो रहा था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल चुनिंदा जिलों में ऊर्जा पहुंच पाती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऊर्जा की व्यवस्था बेहद बेहतर हो गई। उन्होंने कहा किसानों, महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश 2017 की अपेक्षा आगे बढ़ा है और सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगी हुई है। हम लोग जो निचले स्तर की समस्याएं हैं वो उसी स्तर के संबंधित अधिकारी से ही निपटनी चाहिए, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। और समय को देखते हुए यदि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसे भी गंभीरता से जितना जल्दी हो सके हम लोग पूरी करने का प्रयास करें। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद रामशंकर कठेरिया ने भरतोना के नगरिया सरवा से इटावा के लिए बस सेवा का शुभारंभ किया है। कठेरिया ने बताया कि पहले इलाके के लोगों को इटावा जाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था। इसी समस्या को देखते हुए 2 बसों का संचालन हुआ है और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाते हुए बसों का संचालन शुरू किया। आपको बता दें कि नगरिया सराबा रामशंकर कठेरिया का पैतृक गांव है। इस दौरान रोडवेज के प्रबंधक कठेरिया के मीडिया प्रभारी अमित तिवारी, मानू और निजी सहायक अनुराग त्यागी समेत कई नेता और स्थानीय लोग इस दौरान मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जिले के दौरे पर आए लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कई सड़कों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने जनपद के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले पांचाल घाट चौराहे पर लगी पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भेंट की। तकरीबन 1 घंटे बाद सभागार से निकले पीडब्ल्यूडी मंत्री निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां उन्होंने चांदपुर, भागौरा, ओखरा संपर्क मार्ग और मोहम्मदाबाद संकिसा मार्ग के चौड़ीकरण के अलावा सौंदर्यीकरण के काम की योजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क के निर्माण में गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर गुणवत्ता खराब हुई तो कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद विधान परिषद के चुनाव में पूरी तरीके से हार का सामना करने वाली बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दिन अभी सुधरने वाले नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से बसपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली, लेकिन विधान परिषद चुनाव में तो इनका खाता भी नहीं खुला। इसके बाद बारी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की आ गई है। उत्तर प्रदेश में 11 सीट पर होने वाले मतदान में बसपा और कांग्रेस खाली हाथ ही रहेंगे। राज्यसभा में अभी तक बसपा से 2 और कांग्रेस से 1 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी से सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा सदस्य हैं, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कपिल सिब्बल जो हैं वो उत्तर प्रदेश कोटे से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तो वहीं यूपी की 11 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनावों में बसपा और कांग्रेस अपने एक भी सदस्य को नहीं भेज पाएगी, क्योंकि इनके पास पर्याप्त तादाद ही नहीं है विधायकों की। पर्याप्त विधायक नहीं होने की वजह से कांग्रेस और बसपा यूपी से किसी को राज्यसभा का रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। एशिया की सबसे ज्यादा सोना लगी अलीगढ़ की ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद को लेकर अब एक नया विवाद छिड़ गया है। आरटीआई में नगर निगम ने खुलासा किया कि ये मस्जिद सार्वजनिक स्थान पर बनी हुई है। जामा मस्जिद की जमीन पर किसी का अधिकार ही नहीं है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ जिले के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद को लेकर आरटीआई में अहम खुलासा हुआ है। विधानसभा चुनाव लड़ चुके केशव देव ने इस जामा मस्जिद के बारे में नगर निगम में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी। आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा हुआ है कि ऊपरकोट की जामा मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक जमीन पर किया गया है। जामा मस्जिद की जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है। केशव देव ने लगभग 11 महीने पहले 23 जून 2021 को जामा मस्जिद के संदर्भ में आरटीआई डाली थी, जिसमें नगर निगम से कई बिंदुओं पर सवाल पूछे गए थे।
केशव देव ने सवाल पूछा था कि ऊपरकोट जामा मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है और जामा मस्जिद पर प्रतिवर्ष कितना टैक्स दिया जाता है और कितना वाटर टैक्स लगता है। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ, इस पर नगर निगम ने जवाब दिया है कि जामा मस्जिद टैक्स के अंतर्गत नहीं आती है। ये सार्वजनिक भूमि पर बनी है और मस्जिद निर्माण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जामा मस्जिद का मालिकाना हक किसी व्यक्ति का नहीं है। पंडित केशव देव का आरोप है कि ऊपरकोट जामा मस्जिद हिंदुओं के शिव मंदिर पर बनी है। इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये कोल, महर्षि और विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि की तपोभूमि रही है। केशव देव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। देखिए, हमने इतिहास को जान करके नगर निगम में एक आरटीआई फाइल की थी जून 2021 में, और जब से हम पत्राचार करते रहे। अब एक साल में लगभग जाकर के हमको उसका जवाब स्पष्ट मिल पाया है, कई बार पैरवी करने के बाद, बड़ी मुश्किलों से। क्या मामला था? मामला ये है कि जब हमने इतिहास की तरफ देखा और सुना था कि ऊपरकोट किला हुआ करता है, कि राजाओं की राजधानी रही है। 1857 में युद्ध हुआ, 1753 में युद्ध हुआ, मराठाओं से युद्ध हुआ, अंग्रेजों से युद्ध हुआ और मुगलों से युद्ध हुआ, और यहाँ कहते हैं कि शहीदों की कब्र भी हैं। तो हमने फिर एक नगर निगम में आरटीआई आवेदन किया कि भाई ऊपरकोट किला जो राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ ये जो मस्जिद बनी है, ये मस्जिद किसकी जमीन में बनी है, इसका अधिकार पत्र कौन है, इसका मालिक कौन है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने बताया कि जामा मस्जिद को लेकर नगर निगम ने अवैध ठहराया है। निश्चित तौर पर योगी जी का बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। मुख्यमंत्री जी के लिए हम अवगत कराएंगे कि आरटीआई के आधार पर जो तथ्य सत्य निकल करके आए हैं और नगर निगम जो कह रहा है उस पर बहुत जल्दी विचार किया जाए। जो अवैध है वो टूटना चाहिए और जो वैध है वो नहीं टूटना चाहिए। जो अवैध है उन पर योगी जी ने जो बुलडोजर चलवाया है और उनके आदेश पर जो काम चल रहा है वो सत्यता के आधार पर चल रहा है। जो सही है उस आधार पर बुलडोजर चल रहा है और चलना चाहिए। केशव देव शर्मा ने कहा कि वो पत्रावली के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। साथ ही केशव देव ने डीएम को भी शिकायती चिट्ठी भेजकर सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ZA खान की रिपोर्ट। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और नए निर्माण का शिलान्यास किया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 2 इकाइयां IRB की स्थापित हैं। अब तीसरी इकाई जिला चमोली में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि झझरा में एक अच्छा भवन बना है और पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, हर संसाधन दुरुस्त करने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूरे चरम पर है, ऐसे में पुलिस की भूमिका बेहद खास हो जाती है। नहीं, बड़ा अच्छा भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियां हैं, वो सभी अच्छे हों, ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएं हों। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैन पावर बढ़े उसके लिए। अब धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने देवपुरा चौक से लेकर के ज्वालापुर कोतवाली तक दुकानों के बाहर सड़कों पर किए गए अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलाया। इस दौरान कई जगहों पर टीम के साथ व्यापारियों की नोकझोंक भी हुई। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन ने साफ तौर से कहा कि अब हरिद्वार में दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन इस तरह की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड बीजेपी की ओर से इन दिनों जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें 5 जिलों में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से 2 जनपदों में अभी तक प्रशिक्षण शिविर पूरा कर लिया गया। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति पर चलना सिखाती है। जो ये केंद्रीय सरकार है, इसके 8 वर्ष 30 मई को पूरा हुआ, उसके निमित्त 15 दिन के कार्यक्रमों की योजना आई है।
और उसमें हम जनता के बीच में जाके हमारे जो लाभार्थी हैं, हमारे जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको लेते हुए जिनकी रैलियां हैं, ऐसे अनेक विषयों पर, अनेक उपलब्धियों पर हम जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहेंगे, उनको मनाएंगे। सम्मेलनों के रूप में जो विभिन्न वर्ग हैं, किसान है, अल्पसंख्यक है, अनुसूचित है, उन सब वर्गों के बीच में जाकर हम इन विषयों पर जो हमारी 8 साल की उपलब्धियां हैं, जिन विषयों पर जनता ने हमें पुनः आशीर्वाद देते हुए जनादेश दिया है, उन पर चर्चा करते हुए हम जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो अब बाबा केदार के दरबार पर हर श्रद्धालु एक जैसा होगा। जी हां, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर बैन लगा दिया है। प्रशासन के अनुसार पिछले 6 दिनों में ही 1,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सुव्यवस्थित और नियमानुसार यात्रा संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग नियमों का कड़ाई से पालन करे और अतिरिक्त सावधानी बरते। देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा सबके लिए अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। उसको लेकर हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब तक अपने स्वास्थ्य का ठीक प्रकार से परीक्षण न कर लें, ठीक प्रकार से उनका स्वास्थ्य ठीक अवस्था में न हो, एक तो मैं सभी से अपील करता हूं कि वो यात्रा प्रारंभ न करें। दूसरा, जो ये दर्शन के लिए अलग से जो वीआईपी विशिष्ट श्रेणी की यात्राएं, दर्शन, वो सारा का सारा हमने सभी के लिए एक समान कर दिया है। सभी लोग एक तरीके से दर्शन करेंगे, कोई वीआईपी नहीं होगा। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे स्थलों में, चार धाम जैसे स्थलों में नोकझोंक भी देखने को मिली थी। वीआईपी एंट्री को लेकर के ये नोकझोंक थी, जिसके बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। तो बाबा के दरबार पर जाइए, बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए, गंगोत्री और मां यमुनोत्री के चरणों में शीश नवाइए, लेकिन नियमों के साथ में अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।